बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 9th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। मैट्रिसेस का यूनिट हम कर रहे थे और हम लास्ट एक्सरसाइज पे पहुंच गए थे। एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पे हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल की हेल्प से। ठीक है जी, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि अगर आपको बता दिया गया है कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है तो फिर भले आपने किसी और मेथड से बड़ी ही सफाई के साथ और बड़े बड़े ही पूरे हर स्टेप के साथ उसको सॉल्व किया हुआ, आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि उसने आपको बाउंड कर दिया कि आपने उसको इन्वर्जन मेथड से ही करना है, ये क्रैमर से ही करना है। तो फिर अब आप उसी मेथड से करने के लिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसका आपको बताया गया है। तो इस वक्त आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दोबारा से दी गई हैं। नेक्स्ट 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 में और आपको यूज़ करना है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्या होता है जी? क्रैमर साइंटिस्ट के नाम पे इस रूल का नाम रखा गया है। क्रैमर ने ही इस रूल को बनाया था। ठीक है, उसने अब मैट्रिसेस को सॉल्व करने का एक नया तरीका बताया जिसको बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ कि इन्वर्जन मेथड से भी ज़्यादा आसानी से ये सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इसमें इंतहाई कम स्टेप्स में ही लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। इन्वर्जन मेथड या क्रैमर्स रूल अगर आपको ना मेंशन हो, सिर्फ कहा जाए एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाए कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और बस आगे मेंशन ना हो, तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप क्रैमर्स रूल से ही सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इन्वर्जन मेथड लेंथी है तो उसमें आप मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा आ सकते हैं। ठीक है जी, एनीवेज क्रैमर्स रूल बहुत आसान है, इसको स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट पार्ट अपने पास लिख चुकी हूँ आपको और मेरा वक्त बचाने के लिए, और अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं जनाब। x माइनस 2y इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले वही वाले सारे स्टेप्स हैं जो कि हमने इन्वर्जन मेथड में किए थे, और इन्वर्जन मेथड में स्टेप नंबर 1 क्या था कि सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन को रिपीट करना है। इस स्टेप को आप हमेशा के लिए याद रख लें। सबसे पहला स्टेप है जनाब x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 5, दोबारा लिखना भी है, और उसका दूसरा मकसद ये है कि आपने इसमें इक्वेशंस के नाम देने हैं फर्स्ट और सेकंड, ताकि मैं जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने जाऊं तो मैं सिर्फ इक्वेशंस का नाम लिख दूं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब करना क्या है? सबसे पहले स्टेप्स तो इन्वर्जन मेथड की तरह ही रहेंगे। एक तो ये कि क्वेश्चन को रिपीट करना, यानी लीनियर इक्वेशंस को, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को दोबारा लिखना और इक्वेशंस के नाम देना। दूसरा स्टेप फिर हमने क्या कहा था कि हमने इनको इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है। तो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखवाई थी कि राइटिंग द इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, गिवन इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है। क्या हो जाएगा जी? कोफिशिएंट्स लेने हैं। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1, ये है -2, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ -1। तरतीब वही रहेगी। पहला वेरिएबल x है। अच्छा, y x की तरतीब चेक कर लें। ठीक है, इक्वालिटी की राइट हैंड साइड पे कोफिशिएंट्स कांस्टेंट नंबर्स मौजूद हैं तो भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजेस होती तो फिर हम तरतीब बना लेते। पहला वेरिएबल x यूज़ किया गया है तो ऊपर x आएगा, दूसरा वेरिएबल y यूज़ किया गया है तो नीचे y आएगा। इक्वालिटी की जगह इक्वालिटी, और फिर एक कॉलम मैट्रिक्स आएगा जिसमें 5 और 6 लिख दिए जाएंगे। यहाँ तक भी वही है। ठीक है, उसके बाद हमने मैट्रिसेस के नाम दिए थे। जो फर्स्ट वाला कोफिशिएंट मैट्रिक्स था उसको हमने कह दिया था कोई भी मैट्रिक्स ए है, सपोज 1 -2 2 -1। ठीक है, अच्छा, अब आप इसके अलावा बाकी के मैट्रिसेस को नाम ना दें। ठीक हो गया। अब क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ से असल क्रैमर का रूल स्टार्ट होता है, क्रैमर का मेथड स्टार्ट होता है। बाय क्रैमर्स रूल या बाय क्रैमर्स मेथड कुछ भी आप लिख सकते हैं। आपने करना क्या होता है? आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया, ए मैट्रिक्स, ये वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, जो आपने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से बनाया होगा। अब आपको 3 तरह के मैट्रिसेस चाहिए। एक ए मैट्रिक्स जो कि पहले से बन गया, ठीक है। एक ए एक्स मैट्रिक्स चाहिए। ए और सबस्क्रिप्ट में छोटा सा एक्स लिखिएगा। ए के साथ एक्स मल्टीप्लाई होता हुआ नज़र ना आए, ये इंतहाई गलत तरीका है लिखने का। ठीक है, सबस्क्रिप्ट में छोटा सा आप एक्स लिखेंगे। ये आपको मैट्रिक्स चाहिए। ये किस तरह से बनेगा? आपने ए मैट्रिक्स को ही दोबारा लिख लेना है, लेकिन
उसमें आपने फर्स्ट वाले कॉलम को रिप्लेस कर देना है इस कॉलम मैट्रिक्स के साथ। यानी इस मैट्रिक्स में अगर कॉलम 1 2 इसको रिप्लेस कर देंगे 5 6 के साथ और बाकी का मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखेंगे तो ये आपके पास अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल AX आ जाएगा। इसी तरीके से आपने एक और मैट्रिक्स लेना है जिसमें सबस्क्रिप्ट में आपने y लिखना है। मैं फिर से हाईलाइट कर दूं कि a को y के साथ इस तरह से ना लिखिएगा कि वो मल्टीप्लाई होता हुआ नज़र आए, ये भी एक गलत तरीका है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, जिस तरह सुपरस्क्रिप्ट में पावर को छोटा सा करके लिखा जाता है, इसी तरह से सबस्क्रिप्ट में इस तरह बेस में एक छोटा सा वेरिएबल या वैल्यू जो भी है लिखी जाती है, ठीक है। तो AY लेना है। फिर से आपने A मैट्रिक्स लेना है यहाँ पे, लेकिन इस बार आपने फर्स्ट वाला नहीं बल्कि दूसरा कॉलम रिप्लेस कर देना है। इस कॉलम को रिप्लेस कर देना है इस 5 6 के साथ और बाकी का मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी, ये 3 मैट्रिसेस आपको चाहिए। कौन कौन से? मैं बात कर रही हूँ A मैट्रिक्स का जो कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स था। फर्स्ट कॉलम रिप्लेस करने से जो हमें मिला नया मैट्रिक्स उसको AX, और सेकंड कॉलम रिप्लेस करने से जो हमें मिला उसको हम कह रहे हैं AY। और ये तीनों मैट्रिसेस आपको चाहिए। जब ये तीनों मैट्रिसेस आपके पास बन गए, अब आपने क्या करना है, बारी बारी 3 तरह के डिटर्मिनेंट्स लेने हैं। A का डिटर्मिनेंट, AX का डिटर्मिनेंट, AY का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले मैं A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेती हूँ। A का डिटर्मिनेंट क्या है? 1 -2 2 -1। ठीक है, डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। 1 × -1 माइनस और -2 × 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 × -1 इज़ -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा। 2 × 2 इज़ 4 and 4 - 1 is 3. So the determinant of matrix A is 3. अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं AX का। ओके, मैट्रिक्स मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ माइनस, और -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ। ठीक है, 5 × -1 इज़ -5, माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस, 6 2 = 12, और 12 में से 5 जाएंगे तो आ जाएगा 7। ठीक हो गया। इसके बाद मुझे AY जो मैट्रिक्स बनाया था उसका डिटर्मिनेंट चाहिए। ठीक है, यह है जनाब आपके पास मैट्रिक्स AY, और इसका डिटर्मिनेंट भी अब हम फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट ने मल्टीप्लाई होना है, यानी कि 1 × 6 - 5 × 2, 6 1 = 6 -5 2 = 10, प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 जाएंगे तो 4 आ जाएगा और साइन आ जाएगा बड़ी वैल्यू का। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ गए A मैट्रिक्स, AX मैट्रिक्स और AY मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, अब असल क्रैमर रूल को समझने की ज़रूरत है। क्रैमर रूल में X और Y की वैल्यू फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका है। X की वैल्यू उस वक्त फाइंड होगी जब आपने डिटर्मिनेंट ऑफ AX को डिवाइड किया डिटर्मिनेंट ऑफ A के साथ, और Y की वैल्यू तब फाइंड होगी जब डिटर्मिनेंट ऑफ AY डिवाइड होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A के साथ। ये दोनों अगर आपने फाइंड कर लिए तो बस आपके पास X और Y की वैल्यू आ गई। इसलिए मैंने आपसे सबसे पहले तीनों के डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करवा लिए। अब आप AX का डिटर्मिनेंट उठाइए, क्या है 7 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आया था आपके पास 3। ठीक है, अच्छा अब Y की वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ AY क्या आया -4 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है 3। अगर कैंसिलेशन पॉसिबल होती तो हम यहाँ पे ज़रूर करते, अदरवाइज़ X की वैल्यू आ गई है 7/3 और Y की वैल्यू है जनाब -4/3। फाइनली सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सो द सोल्यूशन सेट इज़, दिस ब्रैकेट इज़ फॉर सोल्यूशन सेट, और अब आपको एक पेयर में आंसर चाहिए। क्या X का आंसर सबसे पहले आएगा 7/3 और Y का आंसर बाद में आएगा। ये एक स्टैंडर्ड है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी, यहाँ पे कर लें, ज़्यादा गैप में बेशक ना लिखें। ओके जी, ये आपके पास आंसर आ गया। अब मैं ज़रा एक बात रिपीट कर दूँ, आप यहाँ पर ज़रा नोट कीजिएगा। X और Y की वैल्यूज़ को ज़रा कंपेयर कीजिए। दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हैं, यानी दोनों के डिनोमिनेटर्स में आपने डिटर्मिनेंट ऑफ A लेना है। ठीक है, अगर न्यूमरेटर में AX लेंगे तो ये X की वैल्यू देगा, और अगर न्यूमरेटर में AY लेंगे, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये Y की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा।
ठीक है जी, बस यही था ग्रामर रूल एंड होप सो आपको समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई मसला है तो हम नेक्स्ट पार्ट में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जी नेक्स्ट पार्ट मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है और मैं यहाँ पे ज़रा अपना वक्त बचाने के लिए डायरेक्टली ही इधर इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे देती हूँ। आप दोबारा से सोल्यूशन लिख के दोबारा लिखिएगा, ठीक है। और शुरू वाले स्टेप्स वही हैं क्या कि राइटिंग द इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है। ये कॉमन है, ठीक है, इन्वर्जन मेथड में और ग्रामर रूल में ये स्टेप्स कॉमन है। फर्स्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है 4 3 1 -2, इसके साथ आ जाएगा एक्स वाई एंड दैट इज़ इक्वल टू -2 5। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इक्वेशंस को नाम, इस इक्वेशन को नाम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका मतलब सिर्फ फर्स्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ है, उसमें आप ए नाम दें, जो भी नाम दीजिए, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 4 3 1 -2 दिस इज़ मैट्रिक्स ए, इसके साथ ही हम ए एक्स और ए वाई भी बना लेते हैं, ठीक है। तीनों पहले मैट्रिसेस बनाने हैं, फिर तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट ले लेना है। ये स्टेप्स आपको याद हो जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत आसान है। ए एक्स कैसे आएगा, मैंने कहा था कि इस कॉलम मैट्रिक्स के साथ अगर इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दिया जाए, यानी इस कॉलम की जगह अगर मैं लिखूँ -2 5 और बाकी का मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाए तो ये ए एक्स होगा। और अगर इसी ए मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम रिप्लेस कर दूं मैं उसके साथ और बाकी का मैट्रिक्स इसी तरह से रहे तो ये हो जाएगा आपके पास ए वाई मैट्रिक्स। तीनों मैट्रिसेस आ गए। अब इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स दैट इज़ 4 3 1 -2, 4 इंटू -2 -3 इंटू 1, 4 इंटू -2 यानी कि -8 -3 1 3 एंड दैट इज़ इक्वल टू -11, ठीक है। इसी तरह से ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए। अब बस ध्यान से वैल्यूज़ पुट कीजिएगा, प्लस माइनस का बहुत ख्याल कीजिएगा, ये बहुत आसान मेथड होगा और आप देख सकते हैं कि कितने कम टाइम में ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। आपको ख़ुद भी समझ में आ जाएगा कि इन्वर्जन से ये कितने कम वक्त में सॉल्व हो रहा है। -2 इंटू -2 -3 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4 +4, ठीक है, -4 3 5 ज़ा 15 एंड दैट इज़ इक्वल टू -11, ठीक है जी। सिमिलरली ए वाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज़ इक्वल टू, दिस इज़ ए वाई 4 -2 1 5 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ 4 इंटू 5 -2 इंटू 1, 4 5 ज़ा 20, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 1 are 2 एंड दैट इज़ इक्वल टू 22। तीनों के डिटर्मिनेंट्स आ गए। सो बाय द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल वी कैन से दैट x इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। What is determinant of ax? This is -11 divided by what is determinant of a? This is also -11. Cancel each other and that is x is equal to 1. And for y is equal to determinant of ay divided by determinant of a. And what is determinant of ay? It was 22 divided by determinant of a is -11. 11 1 are 11, 11 2 are 22 और नेगेटिव साइन साथ में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हो न्यूमिनेटर में हो एक ही बात है। x की वैल्यू आ गई आपके पास 1 जबकि y की वैल्यू आ गई आपके पास -2। सो द सॉल्यूशन सेट इज जी, फर्स्ट वैल्यू आई थी आपके पास x की जो कि 1 थी और अभी आ गई आपके पास y की वैल्यू दैट इज़ -2 एंड दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। जी क्रैमर्स रूल का लास्ट पार्ट मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है। जिन स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया है मैं उनको सजेस्ट करती हूँ पूरी वीडियो को मत देखिए, स्किप कीजिए और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ़ ऑल जिनको समझ में नहीं आया वो देख सकते हैं, ठीक है, उनके लिए सॉल्व कर रही हूँ। 3x + y = 5। तरतीब बिल्कुल ठीक है, मुझे इस पर काम नहीं करना पड़ रहा इसलिए मैं तरतीब पे बात भी नहीं कर रही, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम्स में आपको तरतीब ठीक दी जाए। तरतीब कौन सी, यानी x
की टर्म्स इकट्ठी हैं, वाई की टर्म्स इकट्ठी हैं, ऊपर नीचे इक्वालिटी के बाद कांस्टेंट नंबर्स हैं, यही तरतीब होनी चाहिए, उस तभी मैट्रिसेस बनेंगे। ठीक है, अब है जी हमने इक्वेशंस के नाम दे दिए और फिर से वही स्टेटमेंट कि राइटिंग द इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, 5 7 3 1, दिस इज द मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। एक्स पहले नंबर पे है, वाई दूसरे नंबर पे है और इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स है राइट हैंड साइड पे 3 5। ठीक हो गया, ये नोट कर लिया हमने। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स था उसको एक नाम दे देना है और उसको कोई भी नाम दे दें, लेट, कुछ भी नाम दे सकते हैं इस दफ़ा, कोई अपना नाम का अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नाम लिखते हैं, b इज़ इक्वल टू 5 7 3 1। अगर आपने b मैट्रिक्स का नाम दिया है तो b ही के सबस्क्रिप्ट में x और b के ही सबस्क्रिप्ट में y भी लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि मैट्रिसेस के ये नाम दे रहे हैं हम। अब बी एक्स और बी वाई अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल कैसे बनेंगे, बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम जब रिप्लेस हो जाएगा 3 5 के साथ और बाकी का मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखेंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स, और इसी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम अगर रिप्लेस करेंगे आप 3 5 के साथ और बाकी का मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास बी वाई। ठीक है जी, अब इन्हीं तीनों मैट्रिसेस के फाइंड कर लें जल्दी से डिटर्मिनेंट्स। So determinant of B is equal to determinant of 5 7 3 1, 5 into 1 minus 7 into 3, 5 ones are 5 minus 3 sevens are 21, plus minus minus this is 16 and negative because of greater value sign। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको bx का भी डिटर्मिनेंट चाहिए, 3 7 5 1, so 3 into 1 minus 7 into 5, 3 ones are 3 minus 7 5s are 35, and this is plus minus minus साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, 35 में से 3 जाएंगे तो आ जाएगा 32। नाउ वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी वाई, and what was by, 5335, that is equal to 5 into 5 minus 3 into 3, 5 5s are 25 minus 3 3s are 9, and that is equal to 16। ठीक हो गया जी, अब आपके पास तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स भी आ गए। नाउ by the help of Cramer's rule, x is equal to bx, determinant of bx by determinant of b, and y is equal to determinant of by determinant of b, and now we have to put the values and find the answer. What is determinant of bx? It was minus 32 divided by determinant of b is minus 16. Minus minus cancel, 16 2s are 32, and determinant of by is 16 by determinant of b is minus 16। 16 16 के साथ कैंसिल होने के बाद 1 बच जाएगा और नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो, एक ही बात हम उसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। x और y की वैल्यूज़ आ गई 2 और -1, एंड फाइनली सो द सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ x दैट इज़ 2 एंड वैल्यू ऑफ y दैट इज़ -1। और आप देख सकते हैं कि बस इतना सा था क्रैमर्स रूल और आपके पास आंसर आ गया। होप सो जी कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेटमेंट वाले वर्ड प्रॉब्लम्स को लेके चलेंगे और फिर देखेंगे कि उसमें कौन सा वाला मेथड अप्लाई करना चाहिए। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।